हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ डीएसएसबी आंसर की प्रीवियस ईयर की जो आंसर की थी वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। 2019 में जो एएनएम की पोस्ट पे डीएसएसबी ने जो एग्जाम लिया था उसकी आंसर की है। 100 क्वेश्चन हमारे नर्सिंग पार्ट के थे, तो मैं नर्सिंग पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगी। सारे क्वेश्चंस होंगे, सबके ऑप्शंस होंगे और जो करेक्ट आंसर है वो आपको समझाया जाएगा। कुछ के साथ मैंने डायग्राम्स भी ऐड किए हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, ये एग्जाम सिर्फ एएनएम पोस्ट का ही नहीं, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो अभी सीआरई ने एग्जाम लिया था उसमें एएनएम का और नर्सिंग ऑफिसर का, इवन पीएचएन का और अदर वैकेंसी जो अदर पोस्ट थे उनका सेम एग्जाम पेपर लिया था। तो हो सकता है डीएसएसबी का जो एएनएम का एग्जाम था उसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स वाले एग्जाम में भी आ सके। तो आप सब इस पेपर को थोड़े ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, और हो सके तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितना समझा। चलो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। सो हेयर इज द आंसर की प्रीवियस ईयर डीएसएसबी एएनएम एग्जाम कब हुआ था। इसका एग्जाम हुआ था 30 अगस्त 2019। सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम था उसकी आंसर की मेरे पास है और इसकी पोस्ट थी एएनएम की। फर्स्ट क्वेश्चन, बेबीज ऑफ अ डायबिटिक मदर आर। जो डायबिटिक मदर के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? बिग, हाइपोक्सिक, साइनोज्ड और स्मॉल। मतलब साइज में उनका जो बेबी का साइज है वो बिग साइज होता है। हाइपोक्सिक मतलब जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो टिश्यूज तक पहुंच रही है उसमें डेफिशिएंसी होना। साइनोज्ड मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन, जब ब्लड सप्लाई इनएडुकेट होती है ऑक्सीजन की तो जो हमारी स्किन है वो साइनोज हो जाती है, मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। और स्मॉल मतलब जो बच्चा है उसका जो साइज है वो स्मॉल साइज है। तो हमेशा जो डायबिटिक मदर है उसका जो बेबी का साइज होगा वो बिग साइज बेबी होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे। द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न। नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ अ न्यूबॉर्न कितना होना चाहिए? 120 बाय 120 टू 140 पर मिनट, 60 टू 80 पर मिनट, 100 टू 110 पर मिनट और 180 टू 200 पर मिनट। इसका आंसर है 120 टू 140 पर मिनट। तो जो बेबी की हार्ट रेट है वो 120 से 140 पर मिनट होनी चाहिए न्यूबॉर्न बेबी की। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्लैम्प्शिया इज। सबसे कॉमन टाइप ऑफ एक्लैम्प्शिया कौन सा होता है? एक्लैम्प्शिया होता क्या है? पहली चीज, एक्लैम्प्शिया एक कंडीशन होती है जिसमें मदर को यूरिन में प्रोटीन होता है, साथ साथ उनको सीजर आने लग जाते हैं। प्री एक्लैम्प्शिया और एक्लैम्प्शिया। प्री एक्लैम्प्शिया में सीजर नहीं आते हैं, प्रोटीन यूरिन में जो है प्रोटीन का अमाउंट होता है, लेकिन एक्लैम्प्शिया में जो है सीजर भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए थे, इंटरकरेंट, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम और एंटीपार्टम। तो इंटरकरेंट क्या होता है? इंटरकरेंट होता है जो डिजीज, मतलब कोई एक बीमारी हो रखी है, उसका प्रोग्रेस है और उसके अंदर दूसरी डिजीज का आ जाना। तो ऐसा तो नहीं है हमारे इसमें। ठीक है, इंट्रापार्टम मतलब ड्यूरिंग द डिलीवरी, पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद, और एंटीपार्टम मतलब डिलीवरी से पहले। तो एक्लेम्पशिया हमेशा जो है एंटीपार्टम कंडीशन होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following coagulation factor levels increase during pregnancy except। इसमें हमारे पास 4 फैक्टर्स दे रखे हैं, फैक्टर 11, फैक्टर 8, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। जो हमारा फैक्टर 11 है वो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट करता है। ठीक है, उसके बाद जो फैक्टर 8 है वो हमारा एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है। और क्या करता है, अगर एंटी हीमोफिलिक फैक्टर नहीं होगा तो हीमोफीलिया ए को कॉज कर देता है, तो ये हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, फैक्टर 9 क्या है? इसको क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। अगर फैक्टर 9 नहीं होगा तो ये हीमोफीलिया बी क्रिएट करेगा, मतलब कॉज कर देगा, तो इसका बढ़ना भी जरूरी है। फैक्टर 10 क्या होता है? स्टुअर्ट पावर फैक्टर होता है हमारा, तो इसका बढ़ना भी जरूरी है। तो फैक्टर 11 जो है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन वाला, इसका बढ़ना जरूरी नहीं होता है प्रेगनेंसी में। तो ये फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो प्रेगनेंसी में इसका लेवल इंक्रीज नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्रीज्ड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान इनमें से कौन सी चीज नहीं बढ़ती है। प्रेग्नेंट मदर है, उसका वेट बढ़ेगा क्योंकि उसके वूम में बेबी है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जो है मदर का और बेबी का इकट्ठा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। टोटल लंग कैपेसिटी, जो मदर का लंग कैपेसिटी है उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मदर का साइज बढ़ेगा, वोम्ब का साइज बढ़ेगा सॉरी, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी इंक्रीज होगा। तो टोटल लंग कैपेसिटी जो है वो हमारे बॉडी में मतलब एक प्रेग्नेंट वीमेन का इंक्रीज नहीं होती है। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द सर्वाइकल कैनाल आफ्टर फुल डायलिटेशन इज। अब देखो ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है आप सबको। ये फीटस है हमारा, आप देख पा रहे हैं, जिसमें कि सर्विक्स ये है और डायलेटेड नहीं है, इफेस्ड भी नहीं है। इन्होंने पूछा है कि फुल डायलेटेशन होने के बाद सर्विक्स की जो डायमीटर है वो कितना होगा, तो ये तो इसमें डायलेट ही नहीं हो रखा है। इसमें 50% इफेस्ड है लेकिन डायलेट नहीं हुआ है। इफेसमेंट मतलब क्या होता है, जो ये हमारा सर्विक्स का ये एरिया है, ये वाला पार्ट, ये पीछे जाएगा। ये लेंथ दिख रही है आपको, ये लेंथ ज्यादा थी, फिर ये लेंथ 50% हो गई है, ठीक है, और ये अब फुल्ली इफेस्ड हो गया है, तो इसकी जो लेंथ है वो अब नहीं है, ठीक है। तो ये फुल्ली इफेस्ड हो गया है, लेकिन जो डायलेटेशन है वो क्या है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है। मैं एक बार कलर चेंज करके दिखाती हूँ आपको। ये आपको ये दिख रहा है, ये 1 सेंटीमीटर डायलेटेड है, ये इसमें 7 सेंटीमीटर डायलेटेड है, और यहाँ पे अब ये फुली डायलेटेड है। जब मदर के वूम से बेबी आउट होता है तो जो डायलेटेशन है वो फुल्ली डायलेट होना चाहिए। सर्विक्स का जो डायलेटेशन है वो कितना पहुंच जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर है 10 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, ये मैंने पहले ही दिखा दिया है। 7 सेंटीमीटर में डायलेशन में बेबी का जो हेड है वो आउट नहीं हो पा रहा है। जब बेबी का हेड आउट नहीं हो पाएगा तो 7 सेंटीमीटर का ऑप्शन तो नहीं रहेगा हमारा। 10 सेंटीमीटर हमारा फुली डायलेटेशन होता है, जिसमें कि बेबी का सर जो है बाहर आ सकता है। नेक्स्ट, इन ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप द थर्ड लियोपर्ड मैन्यूअर इज। हमारे पास 4 मैन्यूअर होते हैं, ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के, जिसमें फर्स्ट मैन्यूअर में क्या होता है, फंडल ग्रिप। मैंने फिगर से थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है क्योंकि इसमें थर्ड लियोपोल्ड मैन्यूअर मांगा है। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको या फिर नेक्स्ट एग्जाम में आपको सेकंड, फोर्थ या फर्स्ट मांग दे। तो ये हमारा फर्स्ट है, जिसमें कि हमारा ये फंडल से ये हमारा फंडल ग्रिप दिखाता है। जो सेकंड मैन्यूअर है इसमें ये सेकंड मैन्यूअर है, इसमें ये हमारा लेटरल ग्रिप दिखाता है। ये हमारा थर्ड मैन्यूअर है, जिसमें हम ये देखते हैं कि बेबी का हेड है या जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो क्या है। तो बेबी का हेड है प्रेजेंटिंग पार्ट हमारा, तो इसको चेक करने के लिए हम थर्ड मैन्यूअर यूज करते हैं। और फोर्थ मैन्यूअर में हम ये चेक करते हैं कि पेल्विस के अंदर कितना प्रेजेंटिंग पार्ट हमारा जा चुका है। अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है तो कितना हेड बेबी का पेल्विस के अंदर जा चुका है। तो ये हमारा अम्बलाइकल ग्रिप बोलते हैं या पेल्विक ग्रिप बोलते हैं, सॉरी अम्बलाइकल नहीं, पेल्विक ग्रिप बोलते हैं फोर्थ मैन्यूअर को, ठीक है। ये हमारे सारे मैन्यूअर्स के नाम हैं, इनको याद कर लेना अच्छे से। और थर्ड लियोपोल्ड मैन्यूअर कौन सा है हमारा, पॉलिक ग्रिप। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द एम्बलाइकल कॉर्ड इज। ये जो मदर से प्लासेंटा के थ्रू और बेबी से जो अटैच होती है, ये अम्बलाइकल हमारी, इसकी लेंथ कितनी होती है, 40 सेंटीमीटर, अप्रोक्स 40 सेंटीमीटर लेंथ में होती है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ फीटस एट टर्म इज। हमारा बच्चा जब डिलीवर करता है, जो एक मदर प्रेग्नेंट वीमेन जो एक बेबी डिलीवर करती है, वो सबसे ज्यादा प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होता है। टेढ़ा बच्चा होगा तो डिलीवर नहीं हो पाएगा, सबको पता है, ठीक है। तो ऑब्लिक तो हमारा इसमें से ऑप्शन ही ट्रांसवर्स कट गया। ऑब्लिक अगर बच्चा टेढ़ा होगा तो भी नहीं हो पाएगा,
ब्रीच, ब्रीच में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है लेकिन ये मोस्ट कॉमन नहीं है। सिफेलिक, सिफेलिक में हो जाता है, सिफेलिक में भी, लेकिन कौन सा सिफेलिक मोस्ट कॉमन है? अगर आपके पास फर्स्ट ऑप्शन सिफेलिक आता है तो आप सिफेलिक की तरफ जाएंगे, लेकिन इन्होंने सिफेलिक में भी हमें प्रॉपर एक पार्ट पूछा है, सिफेलिक का कौन सा पार्ट, तो वो है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स जो है मोस्ट कॉमन पार्ट है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ये पार्ट होता है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ठीक है, तो इससे प्रेजेंटेशन नहीं होती है। ब्रो एरिया हमारा ये होता है, जो आईब्रो एरिया है इसको बोलते हैं, तो इनसे तो हमारा नहीं होने वाला है। और ब्रीच में हमारे फुटलिंग होते हैं या बम्प्स दिखते हैं, तो इससे भी हमारी डिलीवरी मोस्ट कॉमन नहीं है। तो हमारी मोस्ट कॉमन डिलीवरी का कौन सा है? वर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज, जो सबसे ज्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी होती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता क्या है पहले तो ये बताओ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है वो प्रेगनेंसी जो नॉर्मल नहीं होती है, मतलब नॉर्मली क्या होता है, बेबी हमारे यूट्रस के अंदर रिसाइड करता है, वहां ग्रो करता है, लेकिन यूट्रस के अलावा कहीं पे भी किसी और जगह पे प्रेगनेंसी होना, मतलब ओवम और स्पर्म का मिलना, तो वो हमारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। अब इसके मोस्ट कॉमन साइट क्या है? मोस्ट कॉमन साइट है एम्पुला, ठीक है, ये एक पार्ट है जहां सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि स्पर्म, यहां से स्पर्म आएगा और यहां से स्पर्म आएगा, यहां से ओवरी से एग जाएगा और यहाँ आके वो मीट करेंगे, मीट करने के बाद उनको नीचे आके यहाँ कहीं अटैच होना होता है यूट्रस के अंदर, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से वो यहाँ तक नहीं मूव कर पाए और वो ट्यूब में ही प्रेगनेंसी सेट कर लेते हैं, तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंटरस्टिशियल भी हो सकती है, फेम्ब्रियल भी हो सकती है, ओवेरियन भी हो सकती है और एब्डोमिनल भी हो सकती है, मतलब कहीं पे भी हो सकता है इस एरिया में, बट जो मोस्ट कॉमन है वो है एम्पुला। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो बिटवीन, मतलब ओवम और स्पर्म के मिलने के बाद जो कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है उसको एम्ब्रियो कब बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलने का एक स्टेज होता है, एम्ब्रियो बोलते हैं हम 3 to 10 वीक्स पे, 3 to 10 वीक्स पे जब इस स्टेज में जब बच्चा होता है हम उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज अप्रोक्स 600 to 800 ml होती है, अगर इससे ज्यादा होती है तो हाइड्रोमनियास बोल देते हैं, और इससे पॉलीहाइड्रोमनियास, सॉरी, ठीक है, और इससे अगर कम होती है तो ओरिगोहाइड्रोमनियास बोल देते हैं। तो 600 to 800 ml एट टर्म एमनियोटिक फ्लूइड होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोग्रेशन ऑफ लेबर इज बेस्ट असेस्ड बाय, सबको पता है, सब मेडिफ्री वाले जिसने भी गायनी पढ़ी है सबको पता है कि पार्टोग्राफ जो है इकलौती एक ऐसी मेजरमेंट है जिसके थ्रू हम असेस कर सकते हैं प्रोग्रेशन ऑफ लेबर को, क्योंकि इसमें हम सारी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें हम इसी के अंदर लिख देते हैं। इसमें बच्चे की फिटल हार्ट रेट भी है, सर्विक्स का डायलिटेशन भी है, हेड डिसेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस कितने आ रहे हैं, आपने ड्रग्स कौन कौन से दिए हैं, पेशेंट का वाइटल्स क्या है, यूरिन में एसीटोन या प्रोटीन या कुछ, मतलब प्री एक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया के चांसेस तो नहीं है। अगर द फॉलोइंग आर द मेजर renal birth defect in infants of diabetic mothers except, इसमें से कौन सा जो है मेजर रीनल बर्थ डिफेक्ट है इन्फेंट्स में डायबिटिक मदर का? डायबिटिक मदर है तो रीनल फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिक किया है रीनल बर्थ डिफेक्ट, कोई और बर्थ डिफेक्ट नहीं बोला है, रीनल बर्थ डिफेक्ट बोला है, तो इसमें रीनल फेलियर के मोस्ट कॉमन चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, Spigelberg's criteria is used in the diagnosis of ovarian pregnancy. ओवरी में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है, मैंने बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द ओवरी इज कॉल्ड ओवेरियन प्रेगनेंसी, और
स्पिगलबर्ग क्राइटेरिया एक क्राइटेरिया है जिसको हम यूज करते हैं डायग्नोज करने के लिए कि जो हमारी प्रेगनेंसी है या फिर जो एक प्रेग्नेंट वीमेन कंसीव जो पार्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कहाँ लाई कर रहा है। अगर वो ओवरी में लाई कर रहा है तो वो ओवेरियन प्रेगनेंसी कहलाता है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। एक टेटनस ऐसा इंजेक्शन है जो आप मदर को दोगे ही दोगे, ठीक है। एक प्रेग्नेंट वीमेन को कब कब देते हैं, 2 डोजेस देते हैं, सबको पता है। 2 डोजेस ऑफ टीटी आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और उसके बाद जो है फर्स्ट डोज जाएगी एज सुन एज a pregnant lady visit to a PHC or a sub center or any hospital or any gynecologist, ठीक है। it should be at after first trimester, then after 28 days of gap, 28 दिनों के गैप के बाद आप उसको सेकेंड डोज टीटी दे दोगे, ठीक है। तो 2 डोजेस ऑफ टीटी। नेक्स्ट, लोकिया रुब्रा अकर्स इन। अच्छा, लोकिया रुब्रा है क्या? लोकिया रुब्रा जो है वजाइनल डिस्चार्ज है आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। 3 तरीके का वजाइनल डिस्चार्ज होता है। नॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग पोस्टमार्टम जो होता है वो यूजुअली 3 कलर्स का होता है। फर्स्ट में जो है डार्क रेड ब्लड होता है, फिर उसके बाद पिंकिश ब्राउनिश डिस्चार्ज होता है, क्योंकि ये फ्रेश ब्लड नहीं है इसलिए ये ब्राउनिश कलर में हो जाता है। उसके बाद येलोइश व्हाइटिश डिस्चार्ज हो जाता है। तो इसका डेज कब कब क्या क्या है, बर्थ से लेके 3 से 4 दिन, ठीक है, पोस्टमार्टम के लोकिया रुब्रा होता है। तो अभी इन्होंने पूछा लोकिया रुब्रा बर्थ से लेके 3 से 4 दिन मतलब 1 to 4 डेज, ठीक है। लोकिया रुब्रा हो गया, आपको आंसर तो मिल गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक डिटेल में समझाऊंगी कि सारे लोकिया के कलर्स कौन कौन से हैं और कितने कितने दिन पे ये होते हैं। इसमें फ्लो जो होगा वो हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड की तरह से ही होगा। इसमें स्मॉल क्लॉट्स हो सकते हैं और जो उसकी स्मेल होगी वो फ्लैशी स्मेल होगी, जैसे कि हमारे नॉर्मल पीरियड्स में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है लोकिया सिरोसा। क्वेश्चन में सिर्फ लोकिया रूब्रा पूछा था, तो इसका मतलब नहीं सिर्फ लोकिया रूब्रा याद करोगे आप, लोकिया सिरोसा और लोकिया एल्बा भी आपको याद करना पड़ेगा। लोकिया सिरोसा होता है 4 दिन तक, तो लोकिया रुब्रा हो गया। उसके बाद हो गया लोकिया सिरोसा, 4 to 12 डेज तक हमारा सिरोसा रहेगा। 2 वीक्स ऑफ पोस्टमार्टम, फ्लो जो है बहुत मॉडरेट रहेगा या स्मॉल अमाउंट में होगा, लेकिन जो कलर होगा वो पिंकिश ब्राउनिश डिस्चार्ज होगा। उसके बाद ओवर एक्टिविटी और स्ट्रेस के साथ साथ ये फ्लो जो है इंक्रीज हो सकता है, वापस से सिरोसा से रुब्रा में चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लोकिया एल्बा। लोकिया एल्बा आफ्टर 12 डेज टू 3 वीक्स ऑफ पोस्टमार्टम पीरियड होता है, ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है। स्कैंटी क्रीमी व्हाइटिश डिस्चार्ज होता है, इसमें येलोइश व्हाइटिश डिस्चार्ज होता है। ये लास्ट स्टेज ऑफ लोकिया है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और, टोटल वॉल्यूम कितना होता है पोस्टमार्टम पीरियड में? जो लोकिया हमारा निकल रहा है, लोकिया सीक्रेशन जो हो रहा है, उसमें टोटल वॉल्यूम कितना होता है? टोटल वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 200 to 500 ml, और ये कब तक लास्ट कर सकता है? 3 हफ्ते से लेके 6 हफ्ते तक ये लास्ट कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक इस एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए। नेक्स्ट बात करते हैं गोडेल्स साइन। गोडेल्स साइन क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस है उसका सॉफ्टनिंग होना, ठीक है। नेक्स्ट, the most common infection is resulting in ectopic pregnancy is chlamydia. Chlamydia एक मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है। नेक्स्ट है एक्लैम्पशिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय। एक्लैम्पशिया जो है मैग्नीशियम सल्फेट, इसकी स्टैडोज दी जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट इसका एंटीडोट कह लो या फिर इकलौता एक ऐसी दवाई कह लो जिसके थ्रू आप सीजर्स को या एक्लेम्शिया को प्रिवेंट कर सकते हो। तो MgSO4 इज द ओनली ड्रग। नेक्स्ट, स्टेडियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। ये हमारा स्टेडियोमीटर है, आपको दिख रहा होगा, ये बच्चा खड़ा है, तो हाइट ऑफ अ चाइल्ड, बच्चे की हाइट को नापने के लिए। नेक्स्ट,
In Gomez's classification, a child with 88% of normal weight for age will be classified as having mild malnutrition. 88% of normal weight है ना अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो माइल्ड malnutrition जाएगा. नेक्स्ट, द वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स ऑफ द एज. जो उसका एट बर्थ था, जो उसका वेट था उससे 4 टाइम्स हो जाना है. तो मान लो अगर 2.5 उसका मतलब एट बर्थ वेट था तो उसका 4 टाइम्स होना 10 kg. 10 kg वेट हो जाएगा बच्चे का एट द एज ऑफ 2 years. 2 years पे 4 टाइम्स. नेक्स्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोज फेनाइलेक्टोयूरिया. मेनकेज सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ कॉपर ट्रांसपोर्ट. मतलब आयरन नहीं, पोटेशियम नहीं, सोडियम नहीं, मेनकेज सिंड्रोम स्पेशली एक डिसऑर्डर होता है जिसमें वो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है. नेक्स्ट है ओआरएस. ओआरएस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली. ठीक है, तो फर्स्टली तो यही है कि एक बार बनने के बाद वंस इट इज प्रिपेयर्ड तो हमें कितने घंटे में इसको कंज्यूम कर लेना चाहिए. तो पहला तो है एज सून एज पॉसिबल, कि जब तक खत्म हो जाए बहुत अच्छा है. लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है इसका कंजप्शन का है वो है 24 आवर्स. 24 आवर्स से ज्यादा आप इसको कंज्यूम टाइम तक नहीं रख सकते कंज्यूम करने के लिए. आपको डिस्कार्ड करके न्यू ओआरएस बनाना पड़ेगा. ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन इसका कंपोजिशन का भी आता है, तो वीडियो को होल्ड करके इनकी कंपोजिशन और परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ लेना कि कितने ग्राम का पैकेट आता है, उसमें सोडियम कितना होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट कितना होता है, डेक्सट्रोज कितना होता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ लेना. नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ केयर एक्सेप्ट रेलिवेंस, अवेलेबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस और एडिक्वेसी. मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्थ केयर की कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर भी होना चाहिए, एडुकेसी भी होनी चाहिए, रिलेवेंस के अलावा बाकी सब ठीक. 1 gram of HB contains how much of bilirubin? 35 mg of bilirubin is contained by 1 gram of HB. Myotonic dystrophy is a autosomal dominant. ये तो सबको याद होगा यार. नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इज. देखो ये बहुत घुमाया है इन्होंने. डिजीज एजेंट, मैन, होस्ट, एनवायरमेंट एजेंट, होस्ट, एनवायरमेंट, डिजीज, होस्ट, डिजीज एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट. मतलब आपको इतना कंफ्यूज कर दिया है कि आप इसको पहचानोगे कैसे. एनवायरमेंट, एजेंट और होस्ट जो है प्रॉपर हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है. नेक्स्ट है एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट of a disease which removes possibility that a disease will ever occur is called primary prevention. पहले ही कह रहा है कि कोई भी बीमारी होने से पहले अगर उसकी पॉसिबिलिटी को ही आप हटा दो, मतलब मुझे बीमारी हो ही ना, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं. प्राइमरी प्रिवेंशन यूजुअली पीएचसीज में दिया जाता है. जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया, वो प्राइमरी प्रिवेंशन है. बच्चे को डिप्थीरिया नहीं हुआ है पर डीपीटी का आप उसको इंजेक्शन दे रहे हो, उसको टेटनस नहीं हुआ है, उसको मीजल्स नहीं हुआ है, लेकिन आप उसको प्रिवेंशन के लिए, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए आप उसको इम्यूनाइज कर रहे हो. नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन इज कॉल्ड रिकेट्स. ओके, स्कर्वी सी से होता है, ज़ेरप्थेलमस ए से होता है, बेरीबेरी बी से होता है और डी से रिकेट्स होता है. ठीक है. नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ आयरन इन ह्यूमन मिल्क इज. एक ह्यूमन मिल्क है, मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसके मिल्क में कितना आयरन होता है? 0.0292 टू 0.49 mg पर dl. दोस्तों ये तो वैल्यूज है, आपको याद करनी पड़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ न्यू बॉर्न should be started after 1 day, after 6 hours, as soon as possible or after meconium is passed. तो as soon as possible, even on the OT table or on the delivery table, a mother can breastfeed her baby. ठीक है, within half an hour or as soon as possible is recommended. Next, phototherapy is used in neonatal jaundice. येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है बेबी के स्किन का, आइज का, तो
उसको डिटेक्ट किया जाता है कि इसको प्रॉपर जॉन्डिस तो नहीं है। उसका जैसे ही डायग्नोज किया जाएगा हाँ इसको नियोनेटल जॉन्डिस है, तो इसको फोटोथेरेपी मशीन पे रख दिया जाता है। फोटोथेरेपी मशीन पे रखने के टाइम पे 2-3 चीजें को ध्यान रखना होता है। एक जो लाइट है उसका डिस्टेंस इसका प्रॉपर हो, आईज जो है बेबी की कवर हो, मस्ट कवर, और जेनाइटल एरिया जो बेबी का है वो कवर होना चाहिए, अदरवाइज इससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है आईज का और जेनाइटल्स का। तो इन 2 चीजों को हमेशा कवर करना चाहिए और प्रॉपर लाइट का जो है डिस्टेंस रखना चाहिए। A state of physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity is called health। सबने रटी है, सबको याद है। सबसे पहली डेफिनेशन ही ये थी अपना नर्सिंग कैरियर स्टार्ट किया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डज नॉट कम्स अंडर अपगार। अपगार स्कोर क्या होता है एक्चुअली? अपगार स्कोर एक ऐसा स्कोर है जब न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है तो उसको चेक करने के लिए कि वेदर इट इज हेल्दी और ही और शी रिक्वायर्स एनी अटेंशन, स्पेशल अटेंशन, तो उसके लिए हम अपगार स्कोरिंग करते हैं, जिसमें कि हमारा अपगार स्कोर के अंदर जो है अपीयरेंस, ए फॉर अपीयरेंस, बच्चे का ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है, एक्सट्रीमिटीज ब्लू तो नहीं है और कोई भी ब्लू डिस्कलरेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद पल्स एब्सेंट तो नहीं है, लेस देन 100 बीट्स पर मिनट तो नहीं है और मोर देन 100 बीट्स पर मिनट। मैंने बताया था न्यूबॉर्न बेबी की पल्स रेट कितना होता है, 120 to 140 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। ग्राइमेस ए पी हो गया हमारा। उसके बाद है जी, जी मतलब ग्राइमेस, फेशियल ग्राइमेस कैसा है बच्चे का, कोई रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आपने पेन स्टिमुलाई दिया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने थोड़ा सा फेस बनाया और आपने स्टिमुलाई दिया तो प्रॉपर क्राई किया। एक्टिविटी कैसी है उसकी, कोई मूवमेंट नहीं है, फ्लैसिड पड़ा है, कोई सम फ्लेक्शन इज देयर, ठीक है, और फ्लेक्स्ड लिम्स एंड रेसिस्ट एक्सटेंशन, मतलब पूरी बॉडी फुल्ली मूवमेंट में है। रेस्पिरेशन कैसा है उसका, अपगार की फुल फॉर्म ही इसी से बनाई गई है। रेस्पिरेशन कैसा है उसका, नो रेस्पिरेशन है, ठीक है। उसके बाद वीक एंड इरेगुलर है, स्लो है, शेलो है, या फिर प्रॉपर स्ट्रॉन्ग क्राई है। तो इन कंडीशंस के साथ हम उसकी प्रॉपर स्कोरिंग करते हैं। अगर बेबी का स्कोर मोर देन 7 हुआ तो इट इज बेबी इज कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है। 4 to 6 हुआ तो बेबी का जो अपगार स्कोर है वो लो है और ही और शी नीड सम अटेंशन। उसके बाद लेस देन 3 हुआ तो बेबी इज क्रिटिकल कंडीशन, तो इसको स्पेशल अटेंशन और नीकू की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है इंट्यूबेट करना पड़े, हो सकता है बेबी इज नो मोर, तो स्पेशल अटेंशन हो जाती है लेस देन और इक्वल टू 3। नेक्स्ट है विल्सन डिजीज इज एन न्यूबॉर्न एरर ऑफ कॉपर मेटाबॉलिज्म। मैंने आपको अभी एक और बताया था कॉपर का, ये भी कॉपर मेटाबॉलिज्म ही है विल्सन डिजीज में। नेक्स्ट है हु डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन एयर। सबसे पहले किसने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया था कि हमारी जो एयर है उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, छोटे 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 कहीं कहीं बैक्टीरियाज प्रेजेंट है। तो लुइस पास्चर जो है उन्होंने सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था। नेक्स्ट है अनडिसेंडेड ऑफ टेस्टिस इज कॉल्ड। जो मेल बेबी है उसके जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में डिसेंड हुए हैं कि ऊपर ही रह गए हैं, ठीक है। तो अगर अनडिसेंडेड है, उसका टेस्टिस ऊपर ही रह गया, स्क्रोटम तक नहीं पहुंचा है, तो उसको क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं। क्रिप्टोकाइडिज्म में जो उसका टेस्टिस है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड डिसइंफेक्टेंट फॉर हैंड वॉशिंग। आपको फोटो पे ही दिख रहा होगा इथाइल अल्कोहल, तो इसका इथाइल अल्कोहल ही आंसर है। एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है, जिससे हम हैंड वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर चिकन पॉक्स इज। इंक्यूबेशन पीरियड होता है क्या, एक तो पहली बात ये बताओ। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है डिजीज का अंदर आने से लेके जो उसके सिम्टम्स दिखा रहा है, ठीक है, उसके बीच में जो बीमारियां फैलाता है वो जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो 7 to 12 डेज का जो टाइम है वो है चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन। नेक्स्ट है द फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ स्क्रीनिंग एक्सेप्ट कंट्रोल ऑफ डिजीज। बिल्कुल हम स्क्रीन करेंगे, केस डिटेक्शन में भी हम यूज करेंगे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के लिए भी हम स्क्रीनिंग देखेंगे, लेकिन मल्टीफेजिक स्क्रीनिंग
हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। नेक्स्ट, द मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज, एक बच्चे में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन मीजल्स के बाद जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है वो कौन सी होती है? निमोनिया। निमोनिया सबसे कॉमनली हो जाता है और सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। अब ये पार्ट 1 था दोस्तों, ठीक है, हाफ एन आवर की वीडियो हो चुकी है, पार्ट 1 है। आधे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है मैं पार्ट 2 में आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये पार्ट 1 कितना समझ आया, कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है और आपको कितने अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्प मिली। थैंक यू। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और सब उन स्टूडेंट्स के साथ जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे नर्सिंग के, चाहे वो एएनएम हो चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।